वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वेक्टर से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है आज की, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट देखें इसका, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए ऑफ टी इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज। किसी सदिश ए ऑफ टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। कोई भी वेक्टर है उसके परिमाण का अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो प्रूफ देखें, द कंडीशन इज नेसेसरी आवश्यक प्रतिबंध, द कंडीशन इज नेसेसरी आवश्यक प्रतिबंध इम्प्लाइज दैट माना कि सदिश ए ऑफ टी का परिमाण अचर है, अर्थात मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू अचर हमने माना कोई स्मॉल ए कोई संख्या मानी, तब ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इम्प्लाइड दैट डी अपॉन डी टी ए डॉट ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर का करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, कॉन्स्टेंट का अगर टी के सापेक्ष अवकलज करें तो क्या माना आएगा, जीरो। तो इम्प्लाइड डेट डी अपॉन डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइड डेट ट्वाइस ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइड डेट ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। अतः दिए गए प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है। इसके बाद हमें प्रूव करना है द कंडीशन इज सफिशिएंट, पर्याप्त प्रतिबंध इज इम्प्लाइड बाई, माना कि ए ऑफ टी एक ऐसा सदिश है कि ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तब हम सिद्ध करेंगे कि ए का परिमाण क्या है, अचर होगा। क्योंकि हमने फिर इससे पहले प्रूव किया था द कंडीशन इज नेसेसरी, उसमें एक और अचर लेके चले थे और हमने प्रूव किया था कि ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। अब चूंकि हम ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं और हम प्रूव करेंगे कि ए का जो परिमाण है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, अचर होगा। अब ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाई डेट ए डॉट डी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी डॉट ए इक्वल टू जीरो। चूँकि अब ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, चूँकि ए डॉट बी बराबर जीरो हो या बी डॉट ए बराबर भी क्या होता है, जीरो होगा। तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इम्प्लाई डेट ए डॉट डी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख दिया। तो इम्प्लाई डेट ये क्या है, डी अपॉन डी टी का किसके साथ, ए डॉट ए है उसका अवकलज है किसके सापेक्ष, डेरिवेटिव है किसके सापेक्ष, डी अपॉन डी टी के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी टी ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाई डेट इसका क्या कर देंगे, इंट्रीगेशन कर देंगे, एन टी अवकलज हो जाएगा। तो इंट्रीगेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ए डॉट ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्राप्त होगा, अचर प्राप्त होगा। तो इम्प्लाई डेट चूंकि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। शुरुआत में हमने देखा कि ए डॉट ए इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट ए स्क्वायर इक्वल टू अचर है। तो इम्प्लाई डेट मॉडुलस ऑफ ए, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, अचर आ गया। तो क्या आ गया, हमारा जो सदिश संख्या है वो क्या है, उसका परिमाण क्या है, अचर है। अतः फलते दिए गए प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त है। तो फलते मॉडुलस ऑफ ए ऑफ टी अचर है, इम्प्लाइड डेट इफ एंड ओनली इफ ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो यह थ्योरम आपकी क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी सदिश ए ऑफ टी की दिशा अचर होने का, चूंकि ये परिमाण अचर होने का प्रतिबंध था, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध था ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, जब परिमाण क्या हो, अचर हो। किसी सदिश ए ऑफ टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ये किसका, दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखें, यहाँ सर्वप्रथम हम एक लेमा प्रेमी का स्थापित करते हैं। माना सबसे प्रथम हम एक लेमा क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करते हैं। माना ए के अनदिश इकाई सदिश क्या है, ए कैप है, तथा ए का परिमाण क्या है, स्मॉल ए है। तब परिभाषा अनुसार ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप। तो इम्प्लाई डेट इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इम्प्लाई डेट डी अपॉन डी टी ए बराबर डी अपॉन डी टी ए कैप, तो बराबर ए इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी इंटू ए कैप।
इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। एक के दोनों पक्षों को सदिश जो ए वेक्टर है से वेक्टरली सदिशतः गुणा करने पर, एक जो सदिश है ए वेक्टर है उससे क्या करेंगे, वेक्टरली गुणा करेंगे सदिशतः गुणा करने पर। तो ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर ए कैप क्रॉस, ए वेक्टर का मान किसके बराबर है, ए कैप के, मॉडुलस ऑफ ए कैप के बराबर। तो ए कैप क्रॉस ए डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी इंटू ए कैप, इससे क्या कर लिया, वेक्टरली क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो बराबर, चूंकि ए कॉमन है दोनों बाहर ले लिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस ए बाहर आ गया तो क्या बचा, डी ए अपॉन डी टी, और क्वेश्चन क्या आएगा, ए कैप क्रॉस ए कैप, ए कैप क्रॉस ए कैप। चूंकि ए कैप क्रॉस ए कैप है, दोनों क्या है, सेम वेक्टर, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। चूंकि दोनों सेम है, दोनों में इकाई सदिश है, तो उनके मध्य एंगल क्या होगा, आई क्रॉस आई कितना होता है, 0, तो एंगल कितना होगा, 0। चूंकि एंगल 0 होगा तो, और चूंकि क्रॉस में क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो थीटा 0 हो तो साइन थीटा साइन 0 कितना होता है, 0, इसलिए मान कितना आएगा, 0। सिंस चूंकि ए क्रॉस ए कैप क्रॉस ए कैप बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बराबर ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, डी कैप अपॉन डी टी, चूँकि ए कैप इंटू ए कैप का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या टर्म बची है हमारी, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। तो ये आपको क्या करना था, एक जो है ए कैप ए क्रॉस डी अपॉन डी टी, और रिजल्ट क्या लाना है आपको, 0 के बराबर लाना है। चूंकि ए कैप क्रॉस ए कैप का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या टर्म बची है हमारी, बराबर ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। उसके बाद हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, जो आपको प्रूव करना है वो रिजल्ट के लिए काम करेंगे। तो द कंडीशन इज नेसेसरी, आवश्यक प्रतिबंध, इम्प्लाइड, माना कि सदिश ए ऑफ टी की दिशा क्या है, अचर है, तब ए कैप एक अचर सदिश होगा क्योंकि इसका परिमाण एक क्या है, अचर है। तो फलतः डी ए कैप चूंकि अचर सदिश होगा, ये क्या है, दिशा अचर है, इसका मतलब डी ए कैप अपॉन डी टी का मान कितना होगा, 0 होगा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए क्रॉस डी ए कैप अपॉन ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना है, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। चूँकि डी ए कैप अपॉन डी टी मान कितना दे रखा है, 0, तो बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस 0, तो इसका मान कितना है, 0, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। तो जो दर्शाता है कि दिया गया प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है। इसके बाद हम कौन सा प्रतिबंध प्रूव करेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट, पर्याप्त प्रतिबंध इज इम्प्लाइड बाई, माना कि ए ऑफ टी एक ऐसा सदिश है कि ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी बराबर 0, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम क्या दिया, 3 नाम दिया। तो हम तब हम सिद्ध करेंगे कि ए की दिशा क्या है, अचर है। तब हम क्या प्रूव करेंगे कि ए की दिशा अचर है। अब ए क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर कितना है, 0, तो इम्प्लाई डेट ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 से। चूँकि इक्वेशन 2 क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। और चूंकि ए क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर कितना दे रखा, 0 दे रखा। तो इक्वेशन 2 से क्या लिखेंगे हम, इम्प्लाई डेट ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0। तो इम्प्लाइड चूंकि ए स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको 0 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो इम्प्लाई डेट ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0। तो इम्प्लाई डेट इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि ए कैप का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, डी ए कैप अपॉन डी टी, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त होता है। तो इम्प्लाई डेट ए कैप है वो क्या है, पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है किसके, समांतर है किसके, डी ए कैप अपॉन डी टी के। क्वेश्चन नंबर क्या प्राप्त हुई हमें, 4 प्राप्त हुई। तो पुनः ए कैप का परिमाण है, जो ए कैप है इकाई सदिश है, उसका परिमाण कितना है, 1 है, जो क्या है, अचर है। तो अतः एक परिमाण कितना है, 1 है, जो कि क्या है, अचर है। और जबकि जो में हमने पढ़ी है अभी पिछली जो थ्योरम पढ़ी है उसमें क्या है, अगर परिमाण क्या हो, 1 हो और वो क्या हो, अचर हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। चूंकि ए कैप की बात हो रही है तो क्या प्राप्त होगा उस थ्योरम से, ए कैप डॉट डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0। तो इम्प्लाई डेट ए कैप है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, डी ए कैप अपॉन डी टी के। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 5 नाम दिया। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 5।
इक्वेशन 4 और 5 से ए कैप है वो पैरेलल है किसके, डी ए कैप अपॉन डी टी के, और इक्वेशन 5 से ए कैप है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी ए कैप अपॉन डी टी के। तो इक्वेशन 4 और 5 दर्शाते हैं कि सदिश ए कैप एवं डी ए कैप परस्पर समांतर एवं लंबवत है। अब यह तभी संभव है जबकि ये तभी संभव होगा जबकि डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0, चूँकि ए कैप नॉट इक्वल टू 0, ए कैप तो 0 होगा ही नहीं चूँकि इकाई सदिश है वो तो 0 होगा ही नहीं, तो ए कैप नॉट इक्वल टू 0, परंतु डी ए कैप और डी टी बराबर 0 होने पर ए कैप एक अचर सदिश होगा, अर्थात इसकी दिशा भी क्या होगी, अचर होगी। डी ए कैप अपॉन डी टी मान 0 हो सकता है, तो डी ए कैप अपॉन डी के मान 0 होगा तो होने पर ए कैप क्या होगा, एक अचर सदिश होगा, अर्थात इसकी दिशा भी अचर होगी। परिणाम स्वरूप ए ऑफ टी की दिशा भी क्या होगी, अचर होगी। अतः प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त है। फलतः ए ऑफ टी की दिशा अचर है इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। तो ये आपकी थ्योरम है वो क्या हो गई, कंप्लीटली प्रूफ हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व एट ए पॉइंट। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, वक्र है उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक है। यदि r इक्वल टू एफ ऑफ टी अदिश चर टी का एक संतत तथा एक मानी अवकलनीय फलन हो, तो हम देख चुके हैं कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा वक्र r इक्वल टू एफ ऑफ टी के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा के अंदिश है। हम देख चुके हैं कि डी आर अपॉन डी की डी आर वेक्टर अपॉन डी टी एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा r इक्वल टू एफ ऑफ टी के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा की क्या है, अंदिश है। अतः बिंदु टी पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश एन कैप बराबर क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वटा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का क्या लेंगे, मॉडुलस लेते हैं। तो एन कैप कैसे निकालते हैं, डी आर अपॉन डी टी वटा मॉडुलस ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश कैसे निकालना आना चाहिए। स्पर्श रेखीय इकाई सदिश एन कैप है वो कैसे निकालते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बटे डी आर अपॉन जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है उसका मॉडुलस निकालते हैं, उसका क्या लगता है, भाग लगता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक वेग एवं त्वरण। तात्क्षणिक वेग एवं त्वरण कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो देखें। यदि सदिश r इक्वल टू एफ ऑफ टी फलन में t के समय को व्यक्त करता है तथा r किसी गतिमान कण p का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर को निरूपित करता हो, तो जहाँ t तो क्या समय को निरूपित करता है तथा r कोई किसी गतिमान कण p का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर को क्या करता है, प्रदर्शित करता हो, तो डेल आर इक्वल टू समय अंतराल डेल टी के कण का विस्थापन, डेल आर होगा वो समय अंतराल डेल टी में कण का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसलिए डेल आर अपॉन डी टी बराबर समय अंतराल डेल टी के कण का औसत वेग। फलतः यदि बिंदु पी पर कण का वेग सदिश v स्मॉल v हो तो स्मॉल v इक्वल टू होगा लिमिट डेल टी टेंस टू डेल टी, डेल्टा अलग होता है ध्यान रखिए, डेल है, डेल टी टेंस टू 0 डेल आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो यह इम्प्लाइड रेट होगा स्मॉल v बराबर होगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि डेल टी टेंस टू क्या है, 0, अल्प है, बहुत ही क्या है, न्यून है। तो डेल टी टेंस टू 0 होता है तो डेल किस में बदल जाता है, डी में बदल जाता है। तो b बराबर कितना होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। तो वेग कैसे निकालोगे, कोई आर वेक्टर आपको दे रखा है, कोई सदिश दे रखा है स्थिति सदिश, आर वेक्टर आपको क्या दे रखा है, कोई स्थिति सदिश दे रखा है, उसका हम किसके सापेक्ष अब कलश करेंगे, टी के सापेक्ष। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है वो किसको डिनोट करेगा, वेग को, वेग को किससे डिनोट किया है, स्मॉल b से। इसी प्रकार ये तात्क्षणिक वेग हो गया। किसी क्षण निकाला, चूंकि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी सदिश की दिशा b पर वक्र की स्पर्श रेखा के अंदिश है, अतः p पर कण के वेग की दिशा भी p पर वक्र की स्पर्श रेखा के अंदिश होगी। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी जो सदिश है उसकी दिशा बिंदु p पर वक्र की स्पर्श रेखा के अंदिश है, अतः बिंदु p पर कण के वेग की दिशा भी p पर वक्र की स्पर्श रेखा के अंदिश होगी। पुनः यदि समय अंतराल डेल टी में कण के वेग v में डेल v परिवर्तन हो तो डेल v अपॉन डेल टी बराबर होगा समय अंतराल डेल टी में कण का औसत त्वरण। फलतः यदि बिंदु p पर कण का त्वरण सदिश स्मॉल f हो तो स्मॉल f इक्वल टू होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल टी बराबर होगा
डी वी, तो डी एल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी। तो स्मॉल एफ बराबर होगा, त्वरण बराबर होगा डी वी अपॉन डी टी, तो बराबर है डी अपॉन डी टी, चूंकि वी का मान किसके बराबर होता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के, तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एफ बराबर होगा डी टू आर अपॉन डी टी टू। तो एफ जो त्वरण है उसका मान किसके बराबर होगा, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम क्या दिया, 2 नाम दिया। तो आप इस इक्वेशन 1 की सहायता से वेग का मान निकाल सकते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या है, ताक्षणिक वेग का v बराबर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और इक्वेशन 2 है उसकी सहायता से ताक्षणिक त्वरण का मान निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, f बराबर होगा डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपको वेक्टर से रिलेटेड 2 थ्योरम पढ़ाए। दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरम थी, अगर कोई सदिश दे रखा है और उसका परिमाण क्या है, अचर है, तो उसका आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध होता है ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। वो पहली थ्योरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी थ्योरम थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो दिशा से रिलेटेड थी, डायरेक्शन से। अगर कोई सदिश जरा का उसका दिशा क्या है, अचर हो, तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध होता है। ए सदिश की बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। तो दोनों थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरमों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। उसके बाद हमने आपको वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा के सदिश की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया, तथा उसके बाद हमने ताक्षणिक वेग एवं ताक्षणिक त्वरण की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ाया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।